स्टूडेंट्स, इतिहास की जरा हट के क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। आज फिर से अध्याय दूसरा राजा, किसान और नगर का एक प्रमुख बिंदु अभिलेख और उनका अध्ययन, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये अभिलेख हैं क्या? तो इतिहास में प्राचीन कालीन शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा शिलाओं पर, मतलब पत्थर, चट्टानों पर, स्तंभों पर, गुफाओं की दीवारों पर, धातु की चादरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, स्तूपों पर, मंदिर की दीवारों, ईंटों, सिक्कों आदि पर जो भी खुदे हुए जो संदेश हैं या जो विवरण या जो आदेश हमें मिले हैं, उन्हें ही हम अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी और ऐतिहासिक प्रमाण होते हैं जो हमें उपरोक्त वस्तुओं पर मिलते हैं, और इसकी रचना विभिन्न शासकों द्वारा विभिन्न कालों में की गई है, जो हमें प्राप्त हुए हैं और जिनकी लेखों को पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हमें उस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन कैसे करते हैं। तो विभिन्न पुरातात्विक और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों से हमें अत्यधिक संख्या में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। विशेषकर सम्राट अशोक के स्तंभलेख और शिलालेख को प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। वैसे तो अभिलेख, चूंकि हम लिखित दस्तावेज या लेखों को कह रहे हैं, तो हड़प्पा के मुहरों पर भी लिखित रूप में कुछ दस्तावेज तो मिले हैं जो मिट्टी के सील पर प्राप्त हुए हैं, धातुओं पर मिले हैं, लेकिन उन्हें चूंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन्हें पढ़ा जाना संभव अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए उसे हम इतिहास के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो यहाँ सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख, चाहे वो स्तंभलेख और शिलालेख जो मिले हैं, उन्हें ही प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। तो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के, अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल के मध्य जो शासक हुए, तो उनके द्वारा या फिर अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, जिससे हमें विविध विषयों की जानकारी उपलब्ध होती है। तो इन विविध विषयों में तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख हमें उसके विशाल साम्राज्य में उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक के सभी प्रमुख स्थलों से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वह अत्यंत विशाल था, तो इसलिए उसके हर क्षेत्र से हमें विभिन्न प्रकार के अभिलेख मिले हैं। तो इन अभिलेखों में सम्राट अशोक के द्वारा 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। जहां हम उत्तर की ओर अफगानिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के, उनमें अरामाइक और हिंद यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र में यवन अर्थात यूनानी और भारतीय दोनों ही रहते थे। उसी प्रकार पाकिस्तान स्थित जो भी अभिलेख मिले हैं, जैसा आबाजगढ़ी है, तो वहाँ पर खरोष्ठी लिपि में है, और उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान भारतीय क्षेत्र में है, वो सभी ब्राह्मी लिपि में है। अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि यह व्यापक तौर पर उस समय प्रयोग में थे। तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, इन दोनों में सामान्य अंतर क्या है? तो आइए देखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसा कि हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को ही भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त जितनी भी लिपियां हैं, इन सभी का मूल माना जाता है, और इस लिपि से ही कालांतर में हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, उड़िया आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। परंतु इन अभिलेखों को वर्तमान समय में पढ़ पाना अत्यंत दुष्कर काम था, इसलिए
ब्रिटिश शासन काल में 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जब गठन हुआ, उसके पश्चात ही इसके अध्ययन के गंभीर प्रयास आरंभ हुए। जितने भी अभिलेख मिल रहे थे उनको कोई पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए इस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ही इन अभिलेखों को पढ़ने का कोशिश आरंभ हुआ। और 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक उच्चाधिकारी थे, उन्हें सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद ही उनके द्वारा इस लिपि में, देवनागरी में उसका शब्दांतर किया गया, रूपांतर किया गया और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ करके इतिहासकारों ने अपने अपने निष्कर्ष दिए। वहीं दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि जो थी, यह फारसी लिपि के समान दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और इसे पढ़ने में भी यूरोपीय विद्वानों ने ही हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, उन सिक्कों पर उनके नाम यूनानी और भारतीय भाषाओं में लिखे हुए थे, तो उनकी समानता को देख करके ही पढ़ने में सफलता पाई थी, क्योंकि इन सिक्कों पर शासकों के नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों ही लिपियों में थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में जो भी अभिलेख मिले हैं, उनमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था और इसे पढ़ने में इतिहासकारों को जेम्स प्रिंसेप के बाद बहुत ही सहायता प्राप्त हुई और उससे हम इन अभिलेखों का अध्ययन करने में सफल हुए हैं। तो आज के इस बिंदु पर इतना ही। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे आइकॉन बेल को दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जोहार।